सभी को नमस्कार। इस लेक्चर में 67th बीपीएससी इंटरव्यू जो 9 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, किस तरह से उसका जवाब बोर्ड के सामने देना चाहिए, तो इसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो बनाने का जो मेन वजह ये भी रहा कि पिछले लगभग 10-15 दिनों से ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू ले रहा हूं, तो कई सारे कैंडिडेट ने कहा कि नहीं, एक करंट अफेयर्स का वीडियो बना दीजिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, उसका क्या जवाब देने का मेरा अप्रोच होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कुछ टॉपिक को फ़िल्टर किया हूँ, ठीक ना। तो मैं शॉर्ट में उसके कुछ पॉइंट भी नोट डाउन कर लिया हूँ, तो मैं उसको बता देता हूँ कि इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप किस तरह से चीज़ों को बता सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए, देखिए इंटरव्यू जो है आपके जो है ना नॉलेज का टेस्ट नहीं है। आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं सब कुछ पढ़ के चले जाते हैं पीटी और मेंस की तरह वहाँ जाके लिख देंगे जवाब, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक ना। तो बस हाँ, कुछ चीज़ें जो आसपास जो घट रही है, चाहे इंटरनेशनल लेवल में हो या नेशनल लेवल पे हो या फिर आपके बिहार लेवल पे, उसके प्रति आप कितना अवेयर हैं। जैसे कि अभी जातीय जनगणना की रिपोर्ट बिहार सरकार ने जारी किया है, तो अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय है, उसकी रिपोर्ट में क्या है, इस रिपोर्ट का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है। तो चीज़ें जो है ना आपको एक बार जो आसपास घटता है तो उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। और मेरा सलाह ये होगा कि पर डे जो है ना आप न्यूज़पेपर कम से कम 2 जो है ना ज़रूर पढ़ें, चाहे जिनका हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है उसको पढ़िए, ठीक। और वहाँ पे न्यूज़पेपर जब पढ़िए तो पहला फ्रंट पेज पे क्या न्यूज़ आया है या एडिटोरियल में क्या न्यूज़ आया है, तो उनको अच्छे से, जैसे अभी एशियन गेम्स चल रहा है चीन में, उसके सारे घटनाक्रम को देखिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कि 9 अक्टूबर को आप इंटरव्यू देने जाएंगे पहले दिन, तो कोई मेंबर पूछ देंगे बताओ एशियन गेम में अभी क्या चल रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, तो आप क्या करें, जितने भी न्यूज़ में चीज़ें आती है न्यूज़पेपर में, एक रखिए पतली सी डायरी या जो भी कॉपी आपके पास है, उस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग भूल जाते हैं, कल जो पेपर में पढ़े होंगे उसको आप नहीं लिखेंगे ना, भूल जाएंगे। इसलिए मेरा सलाह होगा कि आप इसको डायरी को जो है ना एक ज़रूर रखिए और उसको लिखिए पिछले 1 महीने के जो भी चीज़ें हैं। और एक बात, सबसे बड़ी बात ये है, ये मेरे साथ भी हुआ था इंटरव्यू बोर्ड में, जैसे कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे ना, तो जब करंट अफेयर का जब क्वेश्चन की बारी आती है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर्स में, तो वो इंटरव्यू मेंबर खुद बोलते हैं कि करंट अफेयर्स में कुछ पढ़ के आए हो या अभी कौन सा न्यूज़ चर्चा में है, या क्या न्यूज़पेपर पढ़ के आए हो, उसमें क्या आपको मिला चर्चा में। तो कहने का मतलब ये है, अगर इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर आपको खुद ऑफर कर रहे हैं करंट अफेयर्स में क्या पढ़ के आए हो, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ के आए हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर वो ऑफर दे रहे हैं तो वो ऐसे नहीं दे रहे हैं, वो आपको समझिए कि ललचा रहे हैं, और आपको वही टॉपिक बोलना है कि मैं पढ़ा हूँ जिस पर आपका कमांड हो। ये नहीं कि आपका उस पर उस टॉपिक पे बिल्कुल ही कमांड नहीं है, आप बोल दिए कि फिर मैं ये पढ़ के आऊँ, तो फिर वहाँ तो आपका जो है ना आपके साथ मतलब कि आप जवाब नहीं दे पाएंगे, प्रेफर आएगा, तो आपका इंटरव्यू बिल्कुल ही ख़राब हो सकता है। इसलिए फिर सुन लीजिएगा, अगर कभी इंटरव्यू में और ये बोलेंगे क्या पढ़ के आए करंट में, तो आप वही चीज़ें बताएंगे जिस पर आपका कमांड होना था। वैसे टॉपिक मत बताइएगा जहां आपका बिल्कुल ही कुछ नहीं आता हो, ठीक ना। ऐसा कई साथ होता है, ये रखेंगे। तो न्यूज़पेपर वही पर डे पढ़ते रहिए। बाकी देखिए, अभी मैं इसमें पिछले 1 महीने का चीज़ फिल्टर किया हूँ, बाकी 7 अक्टूबर या 9 अक्टूबर को एक वीडियो और बना दूंगा, जो अगर इस 5-6 दिन में जो भी करंट अफेयर्स चर्चा में रहेगा। और देखिए कुछ ना कुछ नया डेली आते रहता है, तो ये आपको न्यूज़पेपर ही अपडेट करेगा, ठीक ना। हमसे बेहतर आप खुद इसको कर सकते हैं, हालांकि मैं भी कोशिश करूँगा देने का, ठीक ना। तो हाँ, एक चीज़ और, 67 बीपीएससी इंटरव्यू के लेके 5 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसी वीडियो के नीचे मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक देता हूँ 5 वीडियो का, और उसका मैं पीडीएफ भी अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ इंटरव्यू चल रहा है उसमें मैं शेयर कर दिया हूँ। तो जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं और मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि एक नंबर नीचे में दूंगा, वहाँ आप हाय लिख के उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। वहाँ सारा पीडीएफ जो है ना आपको इंटरव्यू का, जैसे कैसे तैयारी करना है, किन कैसे प्रश्न पूछेंगे, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। आइए थोड़ा सा वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि करंट अफेयर्स का आखिर दायरा क्या हो सकता है। पहली बात तो ये रहेगा कि किस किस चीज़ों को हमको करके जाना चाहिए। देखिए करंट अफेयर्स को 3 पार्ट में आप बांट सकते हैं।
इंटरनेशनल रिलेशन को बांट सकते हैं, नेशनल न्यूज में बांट सकते हैं, और बिहार में जो चीज़ें चर्चा में चलता है, 3 पार्ट में आप इजीली बांट सकते हैं। सबसे पहले इसमें मैं तीनों मिक्सअप ही कर देता हूँ, मैं कोई ऐसा बायोज नहीं किया हूँ। देखिए, सबसे पहला जो बहुत चर्चा में है वो आपका G20 है, और मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ G20 की जो बेसिक जानकारी है वो आपको पता हो, कब स्थापित हुआ, कितने देश हैं, कैसे कैसे क्या होता है, तो बेसिक बात है यहाँ हम नहीं बताऊँगा। हाँ, इंटरव्यू का अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देखिए पहला डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछेगा, बताओ जो G20 का भी मीटिंग हुआ ना, ये जो है ना, इसका क्या घोषणा पत्र में क्या लिखा गया, इसका परिणाम क्या रहा। तो बाकी देखिए 9 से 10 अप्रैल हुआ है, 18 नंबर के था, भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ है, इसका थीम वसुधैव कुटुंबकम था, ये सब आपको पता होगा। ये मैं मान के चलता, अगर इंटरव्यू बोर्ड ये पूछेंगे G20 का थीम क्या था, अगर ये नहीं बताएंगे तो ये सबसे बड़ा मतलब गुनाह कर रहे हैं आप, ये बात ध्यान रखिए। ऐसे प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे तो ये नहीं होता है कि ये पाप जो है ना माप के लायक नहीं है, ठीक ना। तो ये वही है जो बहुत ही चीज़ें पॉपुलर है, जो फेमस है, अगर वो नहीं देंगे तो फिर वहाँ पर आपका चीज़ें निगेटिव होना शुरू हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका परिणाम में कुछ मैं पॉइंट आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ और मैं बोलना भूल गया, अगर मेरा वीडियो देख रहे तो अपने डायरी में चीज़ों को इसको नोट डाउन शॉर्ट में कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको शॉर्ट में लिख के लाया हूँ। देखिए पहला इसका रिजल्ट तो यही रहा कि अफ्रीकन यूनियन, जिसमें लगभग 55 देश है अफ्रीका महादेश के, इसको इसमें शामिल कर लिया गया है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जो कि जैव ईंधन को लेके अलायंस बना है ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम हो सके, इसको लेके एक सबसे बड़ा बात, एक कॉरिडोर या गलियारा बना है जो रेलवे, रोड, इस सब के डेवलपमेंट की, उसका नाम है इंडिया मध्य पूर्व यूरोप जो है ना आर्थिक गलियारा। तो आप मतलब ये है इंडिया मिडिल जो है ना आपका मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये गलियारा बना, इसमें 8 मेनली देशों ने साइन किया है, इंडिया, अमेरिका, सऊदी अरब, यूरोपीय यूनियन, UAE, फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो अब ये आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये क्या है और ये किस तरह से जो है ना चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से आपका बिल्कुल ही अलग है। एक चीज़ आप पढ़े होंगे, जो G7 के एक मीटिंग में एक कॉन्सेप्ट आया था, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ठीक ना। मतलब कि BRI जो चाइना का जो प्रोजेक्ट है, जो उसका जो लैंड और जो समुद्री रास्ते जो वो डेवलपमेंट का काम एशिया, यूरोप और अफ्रीका देशों में कर रहा है, उसी के रिएक्शन में आप जो है G7 के देशों ने ये कॉन्सेप्ट लाया था, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक ना। तो ये लाया गया था। तो ये जो है ना आपका जो भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा जो है, ये भी कुछ समझ सकते हैं उसी की तरह है, ठीक ना। इसमें आपका जो दोनों में, लेकिन हाँ कुछ कुछ में डिफरेंस है। मैं थोड़ा सा उसको बताने का कोशिश करता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे वही है इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर और बनाम जो है ना बेल्ट रोड इनिशिएटिव। देखिए जो आपका जो ये G20 जो देशों का जो ये जो चीज़ है इनिशिएटिव, इसमें क्या है, इसमें सभी राष्ट्रों का सम्मान किया जाएगा। लेकिन अमेरिका जो चाइना वाले में ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आप चाइना एक तरफा करता है अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में, सभी का हित इसमें ध्यान रखा है। लेकिन क्या लगता है जो BRI का जो प्रोजेक्ट है उसमें चाइना सिर्फ अपना हित देखता है, अपनी कंपनियों का वहाँ वो भेजता है और अपना फायदा दिखाता है, ठीक ना। और जो है ना ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें स्थानीय आबादी के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा। लेकिन जो BRI में चाइना अपने अकॉर्डिंग करता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें कोई डेप्थ ट्रैप पॉलिसी नहीं, मतलब कि रिंग जाल कोई इसमें पॉलिसी नहीं, जैसे कि चाइना जो श्रीलंका को अपने रिंग जाल में फंसा लिया, ऐसा यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपका डिफरेंस बेसिक, अगर जो इंटरव्यू में यहाँ तक जा पाएंगे तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं। बाकी जो है G20 का अगर जो अगला क्या इसमें रहा बात, तो दूसरा इसमें आप ये दिखा सकते हैं कि 2030 तक जो है ना नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को 3 गुना बढ़ाने पर जो एक सहमति बनी है। खाद्य सुरक्षा और पोषण को लेकर पूरे दुनिया में जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने का ये लोग सहमति जता है। आतंकवाद की निंदा की गई है, ठीक। बाकी जो है ना एक फ्लेक्सिबल और एक समावेशी हेल्थ सिस्टम हो पूरे दुनिया में, जिसका नेतृत्व कौन करे, WHO, ऐसी भी सहमति बनी है। क्रिप्टो करेंसी का रेगुलेशन हो,
पूरे दुनिया के लेवल पे। और क्लाइमेट जिस तरह से जो विकसित या विकासशील देश है, जलवायु परिवर्तन का सबसे निगेटिव इम्पैक्ट उन्हीं पर पड़ रहा है, तो उनको ऐसा कुछ फंड दिया जाए ताकि वो जलवायु परिवर्तन के चीज़ों से निपट सके। इस पर भी एक सहमति हुई है। तो ये जो मोटा मोटी G20 का आपका परिणाम है। हाँ, वही आप पूछेंगे बताओ क्या इसका घोषणा पत्र में क्या क्या लिखा था। ये आप 3-4 पॉइंट आप बोलिएगा, फिर हमको इतना बोलिएगा वो बोले खुद रुक जाइएगा। तो 3-4 पॉइंट आपको याद होगा, चीज़ें बेहतर होगा। हाँ, जो पॉइंट आप बताएंगे उसके बारे में अगर जो क्रॉस क्वेश्चन होगा तो आप उसको जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। बाकी शेरपा क्या होता है, ट्रोइका क्या होता है, ये सब मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं लिख दिया हूँ। शेरपा वही G20 देशों के प्रतिनिधियों के रूप और कैसे काम होगा और कैसे कार्यों का होगा, उसको क्या किया उन्होंने, कोऑर्डिनेशन किया। ट्रोइका क्या होता है, जो पिछले साल जो देश था, फिर अभी जो इस साल देश अध्यक्ष था और अगले साल जो बनेगा, उन तीनों का समूह है। बाकी भारत मंडपम में एक चीज़, हाँ, ये ध्यान रखिएगा, जब आप जिस दिन ये मीटिंग हो रहा था तो भारत मंडपम के बैकग्राउंड में जब सारे अतिथि लोग आ रहे थे, वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय का इमेज बैकग्राउंड में चल रहा था, और कोणार्क जो चक्र है उसका भी चल रहा, जो सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। तो पूछा जा सकता है कि भारत मंडपम में किसका जो ना बैकग्राउंड में इमेज चल रहा था। तो एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी का और सूर्य मंदिर जो उड़ीसा कोणार्क का चल रहा था। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान। बाकी महात्मा बुद्ध की जो है ना मूर्तियाँ भी जो ना उसमें चीज़ें दिख रही थी, और नटराज की मूर्तियाँ सभी लगी थी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, बिहार से ऐसे करके आपको इसमें पूछा जा सकता है। बाकी अफ्रीकन यूनियन में 55 देश है। और देखिए इसका जो गठन हालांकि 1960-70 के दशक में अफ्रीकी एकता संगठन के नाम से हुआ था, लेकिन आगे जाके इसका नाम 2002 में अफ्रीकन यूनियन हो गया। ठीक, बाकी जो है इसमें, हाँ, अभी जो सबसे लेटेस्ट जो बहुत चर्चा में जिसको हम कह सकते हैं, वो आपका कौन सा बिल है, महिला आरक्षण बिल है। ठीक ना, जो 33% की बात करता है। सर इसका बिल का नाम क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और ये भी जो कौन से नंबर का संविधान संशोधन है, 128वें नंबर का, क्योंकि अब जब राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया तो अब वो एग्जैक्ट बनेगा। ठीक ना, तो अगर ओवरऑल अगर जो संविधान संशोधन बिल की बात करेगा 128वें नंबर का, लेकिन एक्चुअल में है ये 106 नंबर का संविधान में जोड़ा जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद जो है इसमें 1/3 लोकसभा विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने की बात की जा रही है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा इसका फ़ायदा क्या होगा। ठीक ना, तो आप इसका देखिए फ़ायदा में क्या क्या गिनाइएगा। पहली बात जो है ना, जो जेंडर इक्वलिटी, जो समानता को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि मेरा अभी जो रैंकिंग जो जेंडर जो गैप में है वो 48 है, इसमें सुधार होगा। और अभी वर्तमान में अगर आप लोकसभा या विधानसभा के में देखिएगा तो महिलाओं की वही भागीदारी लगभग 10 से 15% के आसपास है, और ये बढ़ के ऑब्वियस सी बात है 33% होगा, जो कि एक अच्छी बात होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर महिलाएं खुद चुन के जाएगी संसद में या विधानसभा में, वो अपने से जुड़ी हुई मुद्दे, जैसे कि अगर जहाँ मान लीजिए हेल्थ है, एजुकेशन है, बिजली है या महिला सुरक्षा है, तो इन सब मुद्दों को वहाँ उठाएगी और ऐसी समस्या बहुत ही जल्दी समाप्त होने को होगा। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं खुद निर्णय ले पाएगी अब ऐसी चीज़ों से, और वो एक तरह से रिप्रेजेंट करेगी पूरे देश के समाज के पुरुष को भी और महिलाओं को भी, तो चीज़ें और बेहतर होने का चांस है। एम्पावरमेंट उनका होगा। ठीक ना, और हो सकता है कि ये महिलाएं अगर चुनाव जीत के आएँ अच्छे काम के बल पे, भविष्य में ये बन सकती है रोल मॉडल। फॉर एग्जांपल इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी हो गई, या श्रीमती सुषमा स्वराज जी हो गए, और भी जो हमारे देश में जो भी महिला जो नेता बनी है, वो हमारे देश के अभी के वर्तमान में जो भी महिला नेता उनके आदर्श का काम कर रही हैं, ये दोनों ऐसे ही आगे हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ इसका फ़ायदा होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इस बिल में ये भी लिखा गया है, ये लागू कब का हो की जो बात की गई, इसमें सिंपल कहा गया है पहले सेंसस होगा, देश में जनगणना होगा, जनगणना के बाद आर्टिकल 82 के तहत परिसीमन आयोग का गठन होगा, उसमें फिर लोकसभा या विधानसभा की सीट में भी बढ़ सकता है, तब जाके इसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये एक इसका निगेटिव पॉइंट हो गया कि बिल तो आपने सब कुछ हो गया, लेकिन हाँ इसको इम्प्लीमेंट कब करेंगे, जब जनगणना ऑलरेडी जनगणना 2021 में होने वाला था,
ऑलरेडी वो 2-3 साल डिले हो गया, और ये कब होगा इसका भी कहना मुश्किल नहीं है। कहा है कि 24-25 में होगा, तो इसका मतलब कि तब तक ये जो बिल इम्प्लीमेंट तो होगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा ये इसका ड्रॉबैक आप थोड़ा बहुत इसमें बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब क्रॉस क्वेश्चन जब पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि ठीक है, ये ऐसे पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि आखिर क्या नीड पड़ा आज़ादी के 70 साल 75 साल बाद हमको महिलाओं को अलग से आरक्षण देना पड़ रहा है। तो आप वही सिंपल बताएंगे कि सर आज़ादी के 75 ईयर्स बाद भी हमारे देश के विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की जो भागीदारी है 10 से 15% है, जबकि उनकी जो आबादी 50% है, इसलिए हमको लाना पड़ रहा है। उसके बाद उनके अगर कई सारे पैरामीटर्स देखें, एजुकेशन रेट देखें, या जॉब का चीज़ देखें, या उनकी सामाजिक भागीदारी देखें, राजनीतिक भागीदारी, वो भी पुरुषों के कंपेयर में काफ़ी कम है। तो आपके पास कुछ ना रिपोर्ट का 1-2 डेटा अगर याद हो तो आप यहाँ कोट करके बता सकते हैं कि सर इसलिए इसको लाना बहुत ही क्या है जरूरी। आप इसमें एक बात और भी जोड़ेंगे, कॉपी में लिखिए कि सर हमको लगता है कि ये बिल थोड़ा सा लेट हो गया, इसको पहले ही पेश होना था ना, कि 84 नंबर का संविधान संशोधन बिल लाया गया था महिलाओं को लेकर, लेकिन वो पेश नहीं हो पाया, मतलब वो पास नहीं हो पाया था। तो आप सिंपली एक लाइन जरूर बोलेंगे, सर इस बिल को थोड़ा सा जहाँ तक मेरी समझ कहती है, क्योंकि देश के आधी आबादी की बात थी, तो ये बिल थोड़ा सा पहले करा था तो और देश मेरा जो है ना डेवलप या और बेहतर बनता। क्योंकि अगर महिलाओं की भागीदारी सामाजिक आर्थिक चीज़ों में बढ़ेगी तो देश का ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। तो आप अगर ये बात बोलेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें जा सकता है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ आप ये भी बताइएगा कि अगर आपसे पूछेगा इस बिल में क्या कमी क्या रह गया, तो आप एक चीज़ देखिए अच्छे से बताइएगा, देखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ क्या वो सही है गलत है। आप इसमें बोल सकते हैं कि सर ये जो 33 का जो अभी लाया गया है आरक्षण का जो नियम, इसमें क्या है कि जो भी महिला नेता चुनाव लड़ेगी, मेरे ख्याल से पहले राउंड में या 2-3 साल में ये होगा कि वही महिलाएं चुनाव लड़ पाएगी जिनका बैकग्राउंड, जिनका फैमिली बैकग्राउंड राजनीति से रहा है, या उनके पति, उनके पापा या उनके भाई अगर है राजनीति में, उन्हीं को अधिक चांस मिलेगा। आप इसको कोट कर सकते हैं, जैसे कि पंचायती चुनाव हुआ, जब महिला आरक्षण का बिल आ गया तो क्या हुआ, जो पति पहले मुखिया थे वही अपनी पत्नी को मुखिया में खड़ा कर दिए थे। तो इसका मतलब ये हुआ जो ऑलरेडी मुखिया थे उनके ही वाइफ मुखिया बन गई फिर से। तो यहाँ भी यही होगा कि जिनके पति अभी एमएलए हैं वो अपनी पत्नी को खड़ा कर देंगे। तो आप यहाँ पे एक बात ये जोड़िएगा कि सर इस चीज़ को दूर करने के लिए, जहाँ तक मेरी समझ ये कहती है कि राज्य सरकार को जो महिलाओं को चुनावी खर्च भी दिया जाए, ताकि जो बहुत ही पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, चाहे एससी है, एसटी है, या ओबीसी है, या जो भी क्लास की महिलाएं हैं, पैसे की कमी की वजह से चुनाव ना लड़ पाए। इसलिए सरकार को जो है ना सरकारी वित्तीय पोषण महिलाओं को किए करने पर सोचना चाहिए। ये बात अगर आप बोल देंगे ना, थोड़ा सा चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव जा सकता है। बाकी इसमें महिला आरक्षण में आपसे इतना ही पूछेगा। हाँ, वही पंचायती राज बिहार में जो लागू 2006 से हुआ है 50% का आरक्षण, उसमें क्या क्या चीज़ें हुआ, तो आप बताइए। अगर पिछले 15-20 साल में वहाँ काफ़ी सुधार हो गया। हाँ, अभी भी जो कुछ पति महिला की जगह काम करते, लेकिन हाँ अब मुखिया जो बनती है महिला, वो काफ़ी जागरूक हो गई। 1-2 एग्जाम्पल देके आप बातों को वहाँ पे पुष्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, बाकी जो है ना अभी सबसे लेटेस्ट न्यूज़ है, भारत कनाडा के बीच काफ़ी जो है ना तनाव बढ़ गया है। ठीक ना, अब मैं जब इंटरव्यू ले रहा था तो मैं कई लोगों से ये पूछा, मैं क्वेश्चन ये पूछा कि अभी जस्ट G20 का मीटिंग हुआ है और उसका मेन थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब मेरा पूरा विश्व ही मेरा परिवार है। लेकिन जस्ट G20 का मीटिंग अभी ख़त्म हुए 20 दिन भी नहीं हुआ है और G20 के ही 2 देश आपस में कहीं ना कहीं लड़ गए। क्या ये जो G20 का मीटिंग हुआ, क्या ये असफल हो गया? तो सबसे खुशी की बात यह है कि मैक्सिमम लोगों ने इसका जवाब सही दिया। उन्होंने ये कहा कि सर नहीं, किसी एक घटनाक्रम से हम G20 के मीटिंग को असफल जब घोषित कर देंगे तो ये मतलब ये ठीक नहीं होगा। ठीक है ना, दो देशों के बीच में कुछ तनाव हो गया तो इसको मतलब कि बातचीत के जरिए भी सुलझाया जा सकता है। और G20 तो इसी बात की जो है ना सहमति देता है कि वसुधैव कुटुंबकम, तो ऐसे करके आप बता सकते हैं। ठीक है, किसी एक घटनाक्रम से G20 को असफल हो गया ऐसा कहना मतलब कि सही नहीं है। तो अब यहाँ देखिए जो भारत कनाडा के बीच तनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या
कनाडा में हो गई थी, और वहाँ की सरकार ने जो है ना ये इस तरह से एक आरोप लगाया कि नहीं, जो हत्या जो हुआ है ये भारत सरकार ने किया है, ठीक ना। और आरोप भी लगाया वहाँ की सरकार ने, और साथ ही साथ एक हमारे राजनयिक को वहाँ से निष्कासित कर दिया। तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप भारत सरकार ने भी जो है ना कहा कि नहीं, हम इस तरह की किसी भी गतिविधि में भारत सरकार शामिल नहीं है, और भारत सरकार ने कनाडा के एक राजनीतिक को निष्कासित कर दिया। तनाव यहीं से बढ़ना क्या हो गया, शुरू हो गया भारत और कनाडा के बीच में। और बाकी जब G20 का जब मीटिंग हुआ तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री ट्रूडो यहाँ आए थे, तो उनके साथ भी जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से वार्तालाप या जो द्विपक्षीय संबंधों में कैसे आगे हुआ, यहाँ पे अलग से कोई सा मीटिंग नहीं हो पाया। एक तो वो भी है, और दूसरा उनका जो जब यहाँ एरोप्लेन जब ख़राब हो गया था, तो जब यहाँ रहे तो उनके साथ भी बहुत जो ना इधर गेस्ट टाइप का जो ना उनका स्वागत नहीं हुआ। और इसके पहले भी एक बार आए थे तो वहाँ के पीएम, तो ऐसा कुछ उनका वेलकम अच्छे ढंग से नहीं हो पाया। तो ये भी थोड़ा बहुत आप इसमें कहीं ना कहीं खालिस्तान का जो मुद्दा है इसके वजह से ऐसा आप कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक ध्यान रखिएगा, अभी दोनों देशों का जो व्यापार होता है वो $6 मिलियन के आसपास होता है, और लगभग 600 से ज़्यादा कनाडा की कंपनी हमारे यहाँ काम करी। ये भी आप आर्थिक पक्ष का ध्यान रखिएगा। और 16 लाख भारतीय प्रवासी कहाँ रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं। तो ये तो अभी जो निज्जर के मामले को लेके, जो मृत्यु को लेके जो तनाव बढ़ा है, लेकिन सब इसका बैकग्राउंड क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। खालिस्तान आंदोलन आपको जानना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा खालिस्तान को बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूँ। देखिए, जब मेरा देश आज़ाद हुआ, ठीक ना, तो हिंदू मुस्लिम के आधार पे हो गया डिवाइड, ठीक ना। तो तभी से आप ये कह सकते हैं कि एक संप्रभु सिख राज की लड़ाई मतलब 1950, 60, 70 के दशक में हमारे देश में होना शुरू हो गया। क्यों होना शुरू हो गया? जब देश बटा, आपको पता है कि जब महाराणा रंजीत सिंह जब थे पंजाब के जब मतलब कि शासक, तो उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, लाहौर, ठीक ना। और जो गुरु जो उनके नानक हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ है, ननकाना साहिब में हुआ है। तो जब देश का बंटवारा हुआ तो लाहौर और ये जो ननकाना साहिब दोनों पाकिस्तान में चला गया, ठीक ना। और मैक्सिमम सिख हमारे भारत में रह गए। तो ये जो उनका पवित्र स्थल हो गया लाहौर, चूँकि ऑलरेडी पहले उनका राजधानी था, और ननकाना साहिब तो उनका पवित्र स्थल हो गया। तो ये जगह चला गया पाकिस्तान। बाकी इंडिया में भी पंजाब है, तो कुछ इलाका पाकिस्तान का, कुछ इलाका इंडिया का, मतलब कि मिला के एक खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हुआ 1960-70 के दशक में। इनका कहा कि नहीं, हमको एक अलग खालिस्तान देश ही बनाने के लोगों ने मांग करना क्या क्या शुरू किया। इसी क्रम में एक धार्मिक नेता कह सकते हैं सिख के, जनरल सिंह भिंडारा वाले, ठीक ना, ये जो है क्या हुआ कि जो अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वहाँ पे जो है ना धीरे धीरे मंदिर पे ना अपना जो है ना कब्जा करना शुरू कर दिया, और एक धर्म युद्ध मोर्चा खोला कि नहीं, हमको एक अलग से खालिस्तान, एक राज्य, एक देश चाहिए, ठीक ना, चाहे भारत सरकार करे जैसे भी हो। तो स्वर्ण मंदिर पर जब ये और अपने जो जत्थों के साथ जब यहाँ पे कब्जा कर, तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, ठीक ना। तो 1984 में जो है ना उस स्वर्ण मंदिर को खाली कराने के पर्पज़ से जो है ना एक ब्लू स्टार ऑपरेशन किया गया। इस ब्लू स्टार ऑपरेशन में ये जो जनरल सिंह भिंडारा था, इनकी मृत्यु हो गई, बाकी और भी कुछ लोग मारे चले गए थे। इससे सिख भावना आहत हो गई थी। मतलब ऐसा है कि स्वर्ण मंदिर के अंदर जो है लोगों की हत्या हो गई, वहाँ से आर्मी पहुँच गई, तो ये सिख लोगों में थोड़ा सा जो ना चीज़ें निगेटिव चला गया कि नहीं, ऐसा कई सरकार कैसे कर सकती है। तो ये है। तो अब जो ब्लू स्टार जो था ना, ये दो ब्लू स्टार के जो ऑपरेशन वाले, इसमें दो चीज़ था, एक था ऑपरेशन मेटल, एक था ऑपरेशन सॉप। ऑपरेशन मेटल जो था, जो स्वर्ण मंदिर में जो छुपे हुए जो सिख लोग थे, जो खालिस्तानी समर्थक थे, उनको ख़त्म करने के लिए। और जो ऑपरेशन सॉप था, ये ग्रामीण इलाके में भी कई सारे खालिस्तानी सपोर्टर जो है ना काफ़ी एक्टिव थे, उनके लिए चलाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद ही आपको पता है 1984 अक्टूबर महीने में ही जो है इंदिरा गांधी जी की हत्या भी हो जाती है, जो कि सिख गार्ड ही करते हैं। और उसके बाद देश में 1984 में दिल्ली में हिंदू और सिख बड़े लेवल पर दंगा भी शुरू हो
हुआ है, ठीक ना। और बड़ा एक मतलब कि हमारे देश में एक बड़ा दंगा उसको माना जाता है। तो ये जो थोड़ा सा ना खालिस्तान का जो मुद्दा है आंदोलन, ये ऐसे करके शुरू हुआ है। और ये इसमें अब ये है कि हमारे ऐसा मतलब रिपोर्ट है, कई किताब से में लिखा, हमारे देश जो सिख हैं उनका मानना है कि ठीक है कोई दिक्कत, हाँ उसी में से कुछ ऐसे जो है ना जिसको हम बोलते हैं ना कि खालिस्तानी सपोर्टर है, वो एक अलग खालिस्तान की मांग करता है। और इनको हवा कहाँ से मिलती है? 3-4 जो देश है, जैसे कि कनाडा हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया, एक इंग्लैंड हो गया, ऐसे 1-2 और देश हैं जहाँ पे सिख समुदाय लोग प्रवासी के रूप में रहते हैं, ठीक ना। तो वो वहाँ से ना चीज़ों को हवा देते हैं, एक अलग खालिस्तान देश बनना चाहिए। अभी जैसे कनाडा में हो गया, अभी एक कल न्यूज़पेपर में आया है कि वहाँ पे ना इंग्लैंड में भी चीज़ें हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि विदेशों से जो है ना ये चीज़ें संगठित रूप में चल रहा है, और जो कहीं ना कहीं हमारे देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। अगर भारत एक संप्रभु देश है, कैसे हम एक अलग चीज़ कर दें, अलग एक देश कैसे बना दें? तो ये थोड़ा सा ना आप यहाँ पे रहिएगा तो इसका बैकग्राउंड अगर आपको पता होगा तो आप चीज़ों को बेहतर जवाब दे पाएंगे। और यहाँ देखिए अभी जो है जिस तरह से भारत कनाडा के बीच संबंध में तनाव आया है, यहाँ पे जयशंकर जी जो विदेश मंत्री, उनका देखिए स्टेटमेंट भी है, कनाडा की घटनाएं समान नहीं है। इसका मतलब क्या है चीज़ें, अब इनका मैं थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। जब भी आप इंटरव्यू में देंगे, अगर ऐसा आपको पूछेगा कि क्या अभी संबंधों में क्या स्थिति है, तो थोड़ा सा इसको लिख लीजिए। ये इनका कल का स्टेटमेंट है, 2 तारीख का, जब ये अमेरिका यात्रा पे गए थे वहीं पर उन्होंने बात को बोला। मैं इसको कुछ कुछ पॉइंट में लिखा बोलता हूँ। अपने अमेरिकी दौरे के अंतिम चरण में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर कनाडा सरकार को यह ठोस संदेश दिया कि उसे भारत के भौगोलिक अखंडता के खिलाफ काम करने वाले उग्रवादी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। मतलब देखिए, भारत अपनी एकता अखंडता के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकता है। आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने यही बोलेंगे कि सर हमारी एकता अखंडता के सामने कुछ भी नहीं है, चाहे कनाडा हो अमेरिका हो, हम इतना भी सशक्त हैं, मजबूत हैं कि हम अपनी सीमा सुरक्षा, हमारे यहाँ हमारे देश के खिलाफ अगर बाहर में कोई अगर एक्टिविटी होता है हम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और यहाँ कोई बात यहाँ पे, ठीक ना, इसमें आप थोड़ा सा भी वो नहीं होइएगा, मतलब अच्छे से बोलना है, बोल्ड होके, ठीक ना। आगे इस मुद्दे पर भारत को फलाह देने वाले देशों की तरफ इशारा करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि जिस तरह से भारतीय राजनीतियों के खिलाफ हिंसा हुई है और उन्हें धमकी दी गई है, वैसा किसी देश के देशों के राजनीतियों के साथ होता तो क्या इसी तरह का रवैया होता? मतलब कि जब ये निजर की जो मृत्यु की जब चीज़ें आई तो अमेरिका या इंग्लैंड कहीं ना कहीं कनाडा के सपोर्ट में थोड़ा बहुत खड़ा दिखाई पड़ा। तो यहाँ पे विदेश मंत्री कहते हैं, उन लोग को आईना दिखाते हैं, ठीक है ना, कि ऐसा तो वो लोग नहीं करते। तो वही चीज़ यहाँ पे आगे, हमारे मिशन पर बम फेंके गए, भारतीय दूतावासों के सामने हिंसा हुई, पोस्टर जलाए गए, क्या आप इसे समान मानते हैं? कनाडा में जो हो रहा है उससे समान घटना मत बनाइए। फिर उन्होंने कहा पिछले कुछ वर्षों से कनाडा और कनाडाई सरकार के साथ हमारी समस्याएं चल रही है। वर्तमान समस्या वास्तव में आतंकवाद, उग्रवाद, हिंसा की अनुमति के इर्द गिर्द घूमती है। यह अनुमति इस तथ्य से झलकती है कि कुछ महत्वपूर्ण अनुरोधों पर कनाडा की ओर कोई जवाब नहीं दिया गया। मतलब हम लोग वही मांग कर रहे हैं कि आपके देशों में जो खालिस्तानी सपोर्टर्स का जो मूवमेंट चल रहा है उसको बंद कीजिए। कुछ दिन पहले जो है ना इंदिरा गांधी जी का वहाँ पुतला जलाया गया था। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के खिलाफ एक, और अगर वहाँ उस देश में अगर कोई घटना होता है तो बिना वहाँ की सरकार या बिना वहाँ की पुलिस को तो हो नहीं सकता है। इसलिए सरकार हमारे देश में काफ़ी उसको ना बड़ा विरोध कर रही है। आगे यहाँ लिखा हुआ है कनाडा के साथ बातचीत करने की संभावना अभी खत्म नहीं। हाँ, आप बात यहाँ हुआ कि भाई इस तनाव कैसे ख़त्म किया जाए, आप यहाँ पे इन्हीं का वर्ड यूज कीजिएगा कि जो माननीय विदेश मंत्री का भी कहना है कि बातचीत का रास्ता खत्म नहीं हुआ और इस मुद्दे को बातचीत के जरिए से ही खत्म किया जा सकता है। अगर दोनों देश आगे बढ़े तो दिक्कत हो जाएगा। तो वही चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मोटा मोटी जो है ना ये अभी लेटेस्ट है कि ये घटनाएं समान नहीं है, ये खुद हमारे देश के विदेश मंत्री जी का कहना। बाकी इनका स्टेटमेंट पढ़ते रहिएगा, कल क्या बोले उन्होंने, परसों क्या बोले, तरसों क्या बोले, तो वो चीज़ इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप पक्का बोलेंगे। इसी को बोलते हैं करंट अफेयर्स को थोड़ा सा पकड़ बना के जाना ताकि आपको बेहतर मार्क्स हो। अब यहाँ देखिए लिखा ना, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त के गुरुद्वारे में प्रवेश से रोक। यहाँ देखिए ये भी लिखा हुआ है कि ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरइस्वामी स्कॉटलैंड दौरे में शुक्रवार को जब ग्लासगो में गुरुद्वारे के जाने लगे तो खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों ने रोक दिया। अब देखिए यहाँ भी मामला गड़बड़ है। इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में चीज़ें कई जगह हुआ ऐसा। तो इस चीज़ आप इसको ध्यान में रखेंगे खालिस्तान के मुद्दे को।
अब इसी में जुड़ा अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे कि हमारे देश के सामने जो सुरक्षा, देखिए एक होता है आंतरिक समस्या, एक होता है बाह्य समस्या। इंटरनल अगर प्रॉब्लम से आइएगा हमारे देश, सबसे पहला तो आप ये खालिस्तान मुद्दा बता सकते हैं, नक्सलवाद बता सकते हैं, मणिपुर में जो जैसे जातीय हिंसा हो रही है, और भी वहाँ कई तरह के उग्रवादी संगठन एक्टिव होती है। ये हमारे देश के सामने बहुत बड़ा आंतरिक क्या है समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है, ऐसे करके आपको बता सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। हाँ, इसमें को कहना भूल गया, जो इंडिया मिडिल ईस्ट जो कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट जो इनिशिएटिव लिया गया है, उसमें क्या समस्या क्या आ सकती है। देखिए पहला समस्या तो इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके आ सकती है, क्योंकि इतना लंबा प्रोजेक्ट है, सब में कोऑर्डिनेशन होगा कि नहीं होगा ये बड़ी समस्या है। इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा ये भी बड़ी समस्या है। विभिन्न देशों में रेलवे, रोड, पोर्ट का कोऑर्डिनेशन भी दिक्कत होगा। ये आप निगेटिव बात इसमें ध्यान रखिएगा। अब एक दूसरा जो सबसे बड़ा जो इशू अभी निकल के सामने आया है, उसका नाम है भारत वर्सेस कनाडा, इंडिया, ठीक ना। भारत नाम होगा कि इंडिया होगा। अब क्वेश्चन सिंपल आप ये पूछेगा, भारत और इंडिया आखिर ये चर्चा आया कहाँ से। दो वजह था। एक तो पहली बात ये था कि जो विपक्षी दलों ने इंडिया नाम का एक गठबंधन बनाया है, वहाँ से आया। और जब G20 के जितने अतिथि आए थे, जब राष्ट्रपति जी ने जब रात का भोजन का आमंत्रण दिया था, तो वहाँ पे जो आप लिखा हुआ था क्या इनवाइट पत्र में, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इस शब्द का जिक्र था। तो जैसे शब्द ये उसमें लिखा था, तो ये पूरा न्यूज़ जो है पूरे देश में हो गया, चर्चा का विषय बन गया, इंडिया है कि भारत है। तो यहाँ आपका ये जो इस मुद्दे का ओरिजिन आप इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा इंडिया और भारत में थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए इंडिया वर्ड जो है ना कहीं बाहरी लोगों के द्वारा दिया गया, जो 8वीं 19वीं 800 900 1000 ईस्वी में जो हमारे देश आए, और हम लोग चूँकि इंडस नदी था, हमको इंडिया नाम विदेशियों के द्वारा दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट है। आगे जो है ना, जो भारत वर्ड है कहीं ना कहीं हमारे पुराण में मिलता है, ठीक ना। तो जब हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जब हमारे यहाँ सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर चल रहा था, तो उस समय हमारे देश के कई सारे नेताओं ने इंडिया नाम कहा कि नहीं होना चाहिए, भारत ही होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के अतीत को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसका नाम हमारा पुराने ग्रंथों में भी दिखाई पड़ता है। आर्यभट्ट आपको कहाँ पे मनुस्मृति में दिखाई पड़ता है, और भी कई सारे नाम, ये भारत और भारतवर्ष आपको पुराण में दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे नाम को लेके, लेकिन हाँ जब देश आज़ाद हो गया, जब संविधान बन के तैयार हुआ, तो वहाँ पे भी ये विवाद था कि नाम इंडिया हो या भारत हो। तो वहाँ पे सहमति से एक चीज़ क्या लिखा गया, आर्टिकल 1(1) में कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसका हिंदी पढ़िएगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा, संघ होगा। जब आप दोनों स्टेटमेंट को, जब लाइन को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमने दोनों भाषाओं को बेहतर ढंग से मतलब अरेंज करने का कोशिश किया। जब इसको जब पढ़ेंगे, इससे पता चलता है कि इंडिया पर जोर दिया गया है। जब इसका हिंदी वर्जन पढ़ेंगे, लग रहा है कि भारत पर जोर दिया गया। और यही हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती है इस विविधता भरे देश में, ठीक ना। भाषाओं का भी सम्मान किया जा रहा है। तो मतलब कि ऐसे करके आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब भी कोई हमारे देश में सरकार का जब गजट जब आता है, उसमें क्या लिखा होता है, गजट ऑफ इंडिया भी लिखा होता है, उसका हिंदी क्या लिखा होता है, भारत का राजपत्र। ये हमारे देश की विविधता को रिप्रेजेंट करता है। दोनों नाम में कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे देश की विविधता, एकता को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको बदलने जो है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है, बदलना नहीं, बदलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंडिया एक इंटरनेशनल नाम को बताता है, और भारत कहीं ना कहीं हमारे देश की एकता विविधता को जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे करके आप चीज़ों को बता सकते हैं। और इंटरनेशनल पहचान इंडिया से है, और हमारे यहाँ इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये मतलब कि ना ड्यूल लैंग्वेज अप्रोच पर है। और ये कहीं ना कहीं इससे बहुभाषावाद की सिद्धांत भी निकल कर सामने आता है। और सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2015 और 2020 में इंडिया
नाम बदलकर भारत करना चाहिए देश का, ऑलरेडी खारिज कर चुके हैं ये, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी नाम जो है सही है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन का जो बता देता हूँ, सिंपली आपसे पूछेंगे क्या इंडिया नाम सही है कि भारत नाम सही है। आप सिंपल बताइए कि हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने काफ़ी सोच समझ के इस नाम का जिक्र किया है। जो दोनों जो नाम है कहीं ना कहीं देश की विविधता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरी समझ कहती है, नाम सही है। और ये चूँकि इंडिया इंटरनेशनल लेवल पे और भारत हमारे देश की चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे बड़ी बात है कि इस नाम में पढ़ने के बजाय कि जो देश में कई और समस्याएं हैं, चाहे सोशल है, इकोनॉमिक है, वहाँ पे बात करनी चाहिए, ना कि ऐसे मुद्दे पर। हाँ, अगर बोलेगा नहीं तब तो इंडिया अंग्रेजी नाम है, इसको चेंज करके भारत होना ही चाहिए, तो आप यहाँ पे बोलिए कि संविधान निर्माताओं ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने निर्णय में इस मांग को खारिज कर दिया, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट का जो धागा पकड़ के इंटरव्यू बोर्ड में आगे बढ़ सकते हैं, ठीक ना, कोई विशेष दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। और ये नहीं कि अगर मान लीजिए इंटरव्यू बोर्ड ये पूछेंगे क्या नाम भारत करना चाहिए, नहीं तुरंत आप हाँ बोल दीजिए। आप चूँकि कई सारे फैक्टर को लेके बोलिए, अचानक से कोई एक पक्षीय आंसर मत दीजिए। बीच में अगर भारत कर दिया जाए तो हो सकता है साउथ के कुछ राज्य मतलब कि विरोध प्रदर्शन हो जाए, फिर वहाँ क्या कीजिएगा। तो चीज़ें जो है सही है, हमारे देश में संविधान निर्माताओं ने बेहतर चीज़ लिख के गए हैं, और ये दोनों भाषा जो है ना विविधता को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे बोल के आप यहाँ पे निकल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ पे हाँ, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो ना ये 2015 और 2020 में इंडिया से नाम बदल के भारत होना चाहिए, इस चीज़ को खारिज ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पर आता है वन नेशन वन इलेक्शन, काफ़ी चर्चा में पिछले हाल फिलहाल में रहा था। आप ये सिंपल ध्यान रखिएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन का क्या निगेटिव क्या पड़ेगा। देख, पहला बात ये पड़ेगा कि अगर आप इसको लागू करेंगे तो जो हमारे देश का न संवैधानिक समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आर्टिकल 83 और 172 सिंपल ये कहता है कि लोकसभा और राज्यसभा 5 साल के लिए होगी जब एक बार। लेकिन जब ऐसे वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे तो कई राज्यों को पहले ही भंग करना पड़ेगा, सबसे बड़ी समस्या हो जाएगा, संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। दूसरा, एक साथ इतने विधानसभा फिर लोकसभा के चुनाव कराना में लॉजिस्टिक की समस्या आ जाएगी, सामान की जो ईवीएम मशीन हो गया या कर्मचारी हो गया, बहुत चीज़ का दिक्कत होगा। और ये कहीं ना कहीं संघवाद के खिलाफ है, क्योंकि स्थानीय और नेशनल मुद्दे आपस में मर्ज कर जाएंगे, जबकि राज्य के मुद्दे कुछ और हो सकते हैं, देश के मुद्दे कुछ इशू कुछ और हो सकते हैं, और क्षेत्रीय हित कहीं ना कहीं से प्रभावित होगा, क्योंकि नेशनल मुद्दे लोकल मुद्दे नेशनल मुद्दे में समा जाएंगे, तो चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अब यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन में आप क्या अप्रोच होना चाहिए, अगर आपसे ये पूछेंगे, आप सिंपली बताइएगा कि सर सभी की सहमति इसमें आवश्यक है। पहली बात तो ये, कोई एक पार्टी जबरदस्ती इसको ना करे, और सबसे बड़ी बात है कि एक साथ करने से अच्छा है इसको स्टेप बाय स्टेप, जैसे मान लीजिए कभी हमारे देश में राजस्थान में चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, या आसपास जो 2-3 महीने के अंदर जितना चुनाव होने वाला हो, उसको एक साथ ही करा लिया जाए, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हुआ भी था, और कई बार तो 5 राज्य चुनाव एक साथ हो जाता है। तो आप उसमें ये बोलिए कि सर पहले जो है जहाँ पे आसपास जितने राज्यों का चुनाव है 1-2-3 महीने के अंदर में, उसको एक ही साथ अधिसूचना देके विधानसभा का चुनाव संपन्न कराया जा सकता है। फिर लोकसभा के साथ जो है ना, जो छोटे छोटे जो राज्य विधानसभा बन जाएंगे, जो आसपास नज़दीक होगा, तो उनको चुनाव करके जो है ना ऐसे किया जा सकता है। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अचानक अगर पूरा हम विधानसभा लोकसभा करेंगे तो कई तरह की समस्या खड़ी हो सकती है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ने में अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है सभी की सहमति आवश्यक है। एक चीज़ आप ये भी बोल सकते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से भी ये तो ठीक है, लेकिन हाँ, जनता को जागरूक करना पड़ेगा, ठीक है ना, चुनाव को पारदर्शी बनाना पड़ेगा,
चुनाव तक सबकी पहुंच हो, तो ऐसा करके भी आप एक्स्ट्रा एक दो जवाब यहाँ पर दे सकते हैं। अब एक सबसे बड़ा इशू देश की मीडिया को लेके अभी आ सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने कई सारे न्यूज़ एंकर के शो में जाने से अपने आप को दूर कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। देखिए, पहला आप सिंपल यही बोल देंगे कि जो मीडिया है हमारे देश के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 का यूज करके अभिव्यक्ति आदि का प्रयोग करके न्यूज़ हम तक क्या करती, पहुँचाती। इसका काम सिंपल है, जनता को शिक्षित करना, सरकार की योजनाएं और जनता की समस्याओं को जो है ना दिखाना और जागरूक करना, ऐसा आप बता सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट शायद 2 दिन पहले एक अपना दिया है जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने टीवी समाचार चैनल में अनुशासन और जवाबदेही की कमी पर चिंता व्यक्त की है और एक स्वनियमन का आह्वान किया है। मतलब कि आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, न्यूज़ चैनल कभी कभी अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं, वह जांच पूरी होने के पहले ही किसी खबर को सनसनीखेज बना देते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपल बता सकते हैं कि मीडिया का क्या रोल विदेश में आप देखते हो। आप सिंपल बताइएगा सर। जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि आर्टिकल 19 के तहत मीडिया को रोल देश की जनता की समस्याओं और सरकार की योजनाओं या जो भी सरकार कर रही है एक दूसरे को पूरक के रूप में करने की है, एक दूसरे को सहायता करने के रूप में है, ठीक ना। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से या कुछ दिनों से कह सकते हैं कि मीडिया कुछ ऐसे चीज़ों को दिखाती है जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समाज में विद्वेष फैला है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपत्ति दर्ज की है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का चेक करेंगे तो आप बच जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर जजमेंट दे तो आप उसके खिलाफ आप भी नहीं जा सकते। तो आप सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट करके आप लास्ट में बोलिएगा कि सर जरूरी ये है कि जो भी न्यूज़ चैनल हैं अपनी जो उनका जो पत्रकारिता का जो धर्म है, ठीक ना, जो देश के जो मेन मुद्दे हैं, या चाहे सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, चाहे प्रश्न पूछने की बात हो, या जो भी उनका जो एक्चुअल काम है, जैसे कि पहले का आप आज़ादी के समय का आप जिक्र कर सकते हैं, जो बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता करते थे, फिर बनर्जी पत्रकारिता करते थे, वो चीज़ हमको यहाँ पे लाने की क्या है ज़रूरत है। तभी देश एक जो है ना 2047 तक हम एक डेवलप स्टेट या जो अमृत काल में चल रहे हैं तब हम आ पाए। ऐसे करके एक दो बात अच्छे शब्द को यूज करके आप इसमें बोल सकते हैं। बाकी जो है ना 2 तारीख को ही बिहार सरकार जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी किया है। आप इसको डेटा याद कर लीजिएगा, जैसे पिछड़ा वर्ग में कितना है, लगभग 27% है, ईबीसी लगभग 36% के आसपास है, एससी 19% के आसपास है, एसटी जो है ना आपका 1 पर इतना है, जो जनरल आपका इतना है। तो यहाँ देखिए कितना आबादी है, और बाकी और इसमें एक दो कुछ रिपोर्ट आया है उसको देख लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ सबसे बड़ी बात ये रही, अब इसका जो क्वेश्चन ये पूछेगा क्या कास्ट सेंसस क्या पूरे देश में होना चाहिए, तो आप इसमें देखिए इसका 2 तरह से जवाब दे सकते हैं कि सर अगर किसी भी आंकड़े का यूज, किसी भी डेटा का यूज अगर देश या राज्य के सोशल, इकोनॉमिक या अदर्स जो प्रॉब्लम्स को अगर दूर करने के लिए किया जाए तो ये गलत नहीं है, ठीक ना। हाँ, लेकिन ये गलत तब होगा सर जब इसका यूज कोई पार्टी राजनीतिक हितों को लेके करे। अगर इसी डेटा के आधार पर देश में आरक्षण की मांग अगर ज़्यादा बढ़ जाए और देश में एक जातीय हिंसाएं घटना घटी, तब ये कास्ट सेंसस थोड़ा सा लगता है सर निगेटिव की ओर जा सकता है। अतः आवश्यकता इस बात की है इन सारे आंकड़े का दुरुपयोग ना हो और सरकार या जो भी सत्ता पार्टी है वो अपने फायदे के लिए इसका यूज ना करे, बल्कि उस जाति की जो सोशल स्थिति जो खराब है या इकोनॉमिक स्थिति जो खराब है उसके लिए अलग से कुछ स्कीम योजनाएं चलावे और उसका क्या प्रोग्रेस हुआ ये भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट या ऐसे चीज़ें जनता के सामने पेश करे, तभी इसका जो है ना फायदा है। अब यहाँ पे देखिए आप ये फिर पूछ सकते हैं जो रिपोर्ट आया है अब इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आप सिंपल बोल सकते हैं कि सर इस आंकड़े के आधार पे अब कोई भी जो श्रेणी में जो लोग हैं वो यही बोलेंगे जितनी हमारी आबादी उतनी हिस्सेदारी, तो कहीं ना कहीं समाज एक जो है ना जो विभाजन को जो इंगित कर सकता है। तो आप यहाँ बोलेंगे अब इस जगह ना सरकार को जो है ना एक सोच समझकर और
अपने वोट बैंक नहीं बल्कि देश और राज्य के हित में सोचना पड़ेगा। इफ चूँकि डेटा आ गया है, सरकार को पता चल गया कौन, क्योंकि अभी भी हमारे देश में कास्ट बेसिस पे भेदभाव तो होता ही है। सरकार का पहला लक्ष्य ही होना चाहिए कि ऐसे कमज़ोर जो दबे कुचले लोग हैं इनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर किया जाए और देश और राज्य को और बेहतर करने का दिशा में प्रयास करना चाहिए। इसका किसी भी एंगल से गलत दुरुपयोग नहीं हो, आप यही स्टैंड आपके पास होना चाहिए, ठीक ना। आप देखिए अभी हाल फिलहाल कुछ और जो चीज़ें चर्चा जैसे कि गठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन बना हुआ है। देखिए गठबंधन की सरकार से आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि कब से देश में है, तो आप सिंपल बताइए कि आज़ादी के बाद 1967 के दशक में राम मनोहर लोहिया जी ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। मतलब चूंकि 1967 आते आते देश में कुछ गरीबी बेरोजगारी ऐसा कुछ खत्म नहीं, सब था ही था। तो इन्होंने कांग्रेस को छोड़, जितनी अलग पार्टियां थी लोहिया जी ने उसको इकट्ठा किया, कहा गया गैर कांग्रेसवाद। तो तभी से जो ना कई राज्यों में चुनाव हुआ तो वहाँ पे गठबंधन की क्या बनी, सरकार बनी। फाइनली जाके 1977 जनता पार्टी नामक जो है ना गठबंधन की सबसे बड़ी सरकार केंद्र में थी। उसके बाद तो हमारे देश में कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार आपको दिखाई पड़ेगा 1990 के दशक में, चाहे संयुक्त मोर्चा हो जाए। फिर जब आपको एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनी, फिर 2004 जब कांग्रेस की सरकार बनी तो वहाँ पे क्या बना, यूपीए का गठबंधन बना। अब फिर अभी एनडीए चल रहा है, फिर अभी इंडिया। तो आप बता सकते हैं कि चूँकि हमारे देश में राजनीतिक दल काफ़ी ज़्यादा है तो वोटिंग का बंटवारा हो जाता है, तो कई पार्टी मिलके जो है ना सरकार बनाती है तो वो गठबंधन क्या कहती है, सरकार कहलाती है। और इसका निगेटिव पॉजिटिव दोनों है। इसका आप निगेटिव अगर पॉजिटिव बताना चाहते हैं, आप इसमें ये बताइए कि गठबंधन सरकार होने से जो पावर शेयरिंग होता है, अगर पावर शेयरिंग होगा तो शांति होगी, सभी समुदाय की बात को सुना जाएगा, तो ये बता सकते हैं, ठीक है ना। और एक जो होता है ना कि समावेशी विकास की ओर देश राज्य बढ़ेगा। निगेटिव क्या है, इसमें हो जाता है सौदेबाजी, ठीक है ना, और सरकार अस्थिर हो जाती है। सब निगेटिव बात आपसे बता सकते हैं। चंद्रयान 3 के बारे में बाकी जितना भी इसका बेसिक जो फैक्ट है, कब छोड़ा गया, किस डेट को छोड़ा गया, किस जरिए छोड़ा, इस आप पीटी में पढ़े होंगे, उसको मैं नहीं बताऊँगा। हाँ, इसमें जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा ये कि जब देश में अभी भी गरीबी है या बेरोजगारी और भी कई समस्या हैं तो क्या हमको इस तरह के मिशन पे पैसा खर्च करना चाहिए। आप सिंपल ही बताइए कि सर ये जो इसरो का जो प्रोजेक्ट है, जो भी चंद्रयान 3 है, ये पैसे की बर्बादी बिल्कुल नहीं है। आज दुनिया में वो देश ही ज़्यादा सक्सेस है जिनका टेक्नोलॉजी चीज़ें बेहतर है, और इसरो की सफलता से हमको तो अर्निंग भी होगा ना। दुनिया के कई देश जब जान गया कि मेरा ये सक्सेसफुल हो गया तो हमको रेवेन्यू प्राप्त होगा, और इस तरह की उपलब्धि से देश पावरफुल बनता है। इकोनॉमिक और सोशल कई सारे फैक्टर्स पे इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। पर ये पैसे की बर्बादी नहीं है। ऐसे जो है मिशन और इसरो के द्वारा होने चाहिए और सरकार को बजट इसके लिए देना चाहिए। हाँ, ये भी है कि देश की गरीबी बेरोजगारी पर भी सरकार ध्यान दे, लेकिन ये भी जरूरी है। तो दोनों आप ऐसे बैलेंस बना के जवाब इसमें दे सकते हैं। बाकी जो बहुआबादी गरीबी सूचकांक का क्या उसका डेटा है, ठीक ना, बिहार में या देश में गरीबी का क्या मतलब कि चीज़ें हो रहा है, क्यों नहीं कम हो रहा है या कितना कम हो रहा है, तो इसको दिखा लीजिएगा। और गरीबी से कुछ जो जो योजनाएँ हैं उसका आप 1-2 नाम याद रखिएगा। हाँ, स्पोर्ट से जो है ना जो भी चीज़ें पिछले 2-3 चल रहा है, जैसे एशियन गेम चल रहा है या जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला, जिनका स्पोर्ट में जो हॉबी है तो वो उस न्यूज़ को काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाएंगे। एशियन गेम, जिनका क्रिकेट हॉबी है, वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इसको पेपर में देखते रहिए। अब इसको अलग से करना बहुत मुश्किल है, ये आपका काम रहा कि क्योंकि वहाँ पूछे हाँ बताओ क्या हुआ, जैसे कि 67, 66, 65 सब जब इंटरव्यू चलता था, अगर जिसका क्रिकेट हॉबी है तो पूछा बताओ कल जो मैच हुआ कितना रन बनाया, कितना बॉल वो खेला, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो फाइनली मैं सिंपल ही बताना चाहूँगा, करंट अफेयर्स में बहुत डरना नहीं है, बैलेंस जवाब देना है, ठीक ना। जितना हमसे हो पाया भी मैं कराया हूँ, बाकी 7-8 को एक और वीडियो बना दूंगा। हाँ, फला बस यही है, आप न्यूज़पेपर अवश्य ही पढ़ें, और जिनको जो भी मॉक अभी नहीं दे पाए हैं प्लीज़ ऑनलाइन हो या ऑफलाइन कहीं भी मॉक दे दें। तो मेरे द्वारा भी मॉक कराया जा रहा है पटना दिल्ली सेंटर पे, और ऑनलाइन भी कराया जा रहा है। जिनको भी मॉक या चीज़ें देना है तो
419 पे व्हाट्सअप करके मॉक का शेड्यूल ले सकते हैं। तो बाकी अब अगर कुछ चाहिए वीडियो इंटरव्यू रिलेटेड तो कमेंट कीजिएगा या हमको मैसेज कीजिएगा, मैं और वीडियो बना दूंगा। तब तक करते रहिए। थैंक यू।